नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं। जो भी लोग यूपी टीजीटी और एनवीएस राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो ध्यान से देखना। आज की वीडियो में आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। आपका जो पेपर है वो पेपर क्यों नहीं निकल पाता, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, क्या पढ़ते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लगातार देखते रहिएगा। यदि आपने स्किप किया तो आप कोई भी बात को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आपका पेपर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आज के पेपर में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आपका पेपर किस प्रकार निकलेगा और आप किस प्रकार एक सीट पक्की कर पाएंगे। दोस्तों, आप चाहे यूपी टीजीटी का पेपर दें, चाहे एनवीएस का पेपर दें, चाहे राजस्थान के तीनों ग्रेड के पेपर दें, जब तक आपके अंदर स्वयं में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे आपका पेपर निकलने वाला नहीं है। आप बीपीएड किए हैं, एमपीएड किए हैं, आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या आपने पिछले पेपर दिए हैं, आपका कुछ नंबरों से रुक गया है, तो आप दूसरों के बनाए हुए नोट्स, दूसरे की हुई बातें और जो भी यूट्यूब में पढ़ाया जा रहा है आप सभी लोग उसको पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका पेपर निकलने वाला नहीं है। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल लगातार आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ पर जो वीडियो मैं डालता हूँ आपके भविष्य को देखते हुए डालता हूँ। आप भले ही किसी YouTube चैनल से पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे, मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है जितना वो छोड़ देगा उतना आप प्राप्त करेंगे। इसलिए आप दिन में 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस को कवर करिए पूरा। जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जब तक आप स्वयं से अपने प्रश्न बनाना नहीं सीख जाएंगे तब तक आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, बता दूं कि यूपी टीजीटी चाहे वो राजस्थान का पेपर हो, मात्र 2 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। उन 2 घंटे में ही आपका सिलेक्शन होगा कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप चाहे यहाँ 6 घंटे पढ़ें चाहे 8 घंटे पढ़ें, ये कोई मैटर नहीं रखता। मात्र वो 2 घंटे ही मैटर रखते हैं कि आपका सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप उन 2 घंटों में आप अभी से प्रैक्टिस करिए कि आप अभी 2 घंटे बैठे हैं, मुझको 125 क्वेश्चन सही करना है। आपको बता दूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि कौशल सीखना मुख्यतः आधारित होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी लिखा है और आंसर्स भी लिखा है। आपको बस पहचानने की देरी है कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर सही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रश्न का उत्तर पहचानना सीख गए तो आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि पेपर में बता दूं, जो लोग बोलते हैं हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पूरे टॉपिक्स कवर करते हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि क्या क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज सेट होता है कि 30 क्वेश्चन आपके एनाटॉमी कंटिन्यू रखे हैं, 20 क्वेश्चन आपके बायोमैकेनिक्स रखे हैं, 10 क्वेश्चन टेस्ट मेजरमेंट्स रखे हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है लगातार चेंज होता रहता है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, ताकि आप लोग थोड़ा सा भ्रमित हों, और क्वेश्चंस आपको इजी के बाद एक ऐसा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन रख देते हैं जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप कंफ्यूज हो जाएं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है वो कभी भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट नहीं करता है। इसलिए आप ज़्यादा टॉपिक वाइज के चक्कर में ना पड़ें, ऑब्जेक्टिव टाइप के चक्कर में ना पड़ें। बस आप ओल्ड पेपर देखिए, ओल्ड पेपर में जो भी प्रश्न आया है उस प्रश्न का पूरा एनालिसिस करें। और क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 25 सितंबर को होने जा रही राजस्थान थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे यदि आप ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। यदि आप किसी यूट्यूब चैनल या पेड ग्रुप पे 6 घंटे देते हैं तो मैं आपको बोलूँगा, अब यदि आप अपने ऊपर 2 घंटे देंगे तो अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 10-15 प्रश्न आपको पढ़ाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिया है कि स्किल को जो भी सीखते हैं वो किस प्रकार सीखा जाता है। स्किल्स यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेनिंग से वर्ड लिया गया है। स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो भी स्किल्स होती है, सपोज हमको जैवलिन थ्रो की स्किल सीखना है तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तालमेल होना चाहिए।
हमारे हाथों के पकड़ने का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट और स्पीड, यानी हमें तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम किसी एक स्किल्स को अच्छे से सीख सकते हैं। स्किल्स को सीखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। मगर ये तीनों के साथ साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट्स है कोऑर्डिनेशन, ये अगर फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्पीड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा जो स्किल्स है वो अच्छे से हम लोग नहीं सीख पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज आल्सो नोन एज। स्मैशिंग शब्द आया है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का एक संबंध स्मैशिंग, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद बोल रहा है कि स्मैशिंग को वॉलीबॉल भी कहा जाता है, यानी जो दूसरा नाम है स्मैशिंग का, इसे हम स्पाइकिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, खेलों की चोट में पुनर्वास आधारित होता है। आपको बता दें कि जब हम खेलते हैं, खेलते समय चोटें आती हैं, जैसे चोट लगती है और उसका तुरंत इलाज स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं पुनर्वास। और पुनर्वास आधारित होता है हमारी सुधारात्मक व्यायाम पर, करेक्टिव एक्सरसाइज से ही हमारा पुनर्वास जल्द से जल्द होता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की कौन सी दार्शनिकता निम्नलिखित में प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर जो वास्तविक, अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, तो यहाँ पर जो भी उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद को ही हम अनुभवों से सीखते हैं। अनुभव से जो भी हम सीखते हैं वो उपयोगितावाद के अंतर्गत सीखते हैं। इसके बाद विच कंट्री डिड बैरन पीरियड कुबर्टिन बिलोंग टू। अब बैरन पीरियड कुबर्टिन कौन था? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बैरन पीरियड कुबर्टिन। इन्होंने 1896 में एक ऐसी जो खेलों के प्रति सुलग रही थी चिंगारी, उसको आग बना दी। और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई थी। और ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे पैरे पीरियड कुबर्टिन। और इन्हीं ने जो हमारी IOC है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इन्होंने ही गठित की थी। और इन्हों का ही उद्देश्य था, जो CTS RTS फोर्टियस है, इनके एक मित्र थे हैरी डिडॉन, उनके द्वारा लिया गया। और जो ओलंपिक फ्लैग है उसकी भी इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी और 1920 एम्स्टर्डम में फहराया गया था। और जो ओलंपिक का फ्लैग है वो वाइट कलर का होता है, उसमें 5 रिंग्स होती हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये क्रम है रंगों का, 5 कलर होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े छल्ले दर्शाते हैं द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व एकता को दर्शाते हैं। इसके बाद हमारे जो राजकुमारी अमृत कौर थी, ये स्पेशली टेनिस की खिलाड़ी थी। और इनका जो एक ध्येय था कि राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला से मिल गई थी, क्योंकि इनकी जो स्वयं की कोचिंग सेंटर थी वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला है, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मर्ज कर लीजिए, हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं हैं और हम अच्छे से खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे संधि करिए और अच्छे से फिर खिलाड़ियों को हम तैयार करेंगे। और इसके बाद जो ओलंपिक ध्वज पहली बार कब प्रयोग हुआ था, प्रतियोगिताओं को शपथ दी गई थी, तो आपको पता होगा कि जो ओलंपिक फ्लैग है वो 1920 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद एक प्रेरक आवश्यक है, जो एक मोटिवेशन का एक प्रेरक इंसेंटिव क्या होता है, तो इसमें जो रिवार्ड, इनाम जो है एक ये प्रेरक आवश्यक है, नीड है। ये इनाम क्या है? नीड है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिप्रेरणा प्रक्रिया में न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए। जो हमारा अभिप्रेरणा मोटिवेशन, यानी जो मोटिवेशन सिस्टम है, वो हैबिट को निम्नतम प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के ड्राइव हैं, मोटिव, नीड और ड्राइव, ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो हैबिट जो है वो हमारा नेचुरल है। और इसके बाद जो अगला लास्ट प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एंड भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
साइकोलॉजी में कि जो लर्निंग के सिद्धांत हैं वो ईएल थॉर्नडाइक ने दिए थे